Good morning students. Welcome to class 8 and today we are going to continue the chapter number 6 of human resources. So आज हम लोग बच्चों ज्योग्राफी का हमारा ये लास्ट चैप्टर है आपके बुक का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स। इससे प्रीवियस जितने भी 5 चैप्टर हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के ऊपर। तो ये आपका यहाँ पर आज की जो क्लास है ह्यूमन रिसोर्स, ये आपकी ज्योग्राफी जो है बच्चों इसी चैप्टर के साथ में हो जाएगी कंप्लीट। तो बच्चों सबसे पहली बात हमारा जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है। और सबसे पहली बात जो है वो ये है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड सेकेंडली वी केम टू नो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए बच्चों रिसोर्स क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी हमारे आसपास थिंग्स है, जो कुछ भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, तो उनमें से वे सारी थिंग्स है ना जो हमारी नीड को पूरा करती है और जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, वे सारी चीजें जो है वो कहलाती है रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल सी चीज है कि आपके आसपास आप देखें कि वो सारी चीजें जिनसे आपकी कोई ना कोई नीड पूरी हो रही है, या वो सब कुछ जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू है, वो सब क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। अब बच्चों हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स है या रिसोर्स नहीं है। तो देखिए हमारे अर्थ पर, हमारे आसपास, हमारी लाइफ के अंदर कई सारी चीजें हैं, लेकिन सारी की सारी चीजें हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकती। जैसे बच्चों देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब समझ गए आप लोग, तालाब है ना, और उस तालाब का पानी उस गांव के अंदर या उस एरिया में रहने वाले सारे लोग यूज कर रहे हैं, है ना, और उसी के साथ में लोगों की नीड उस पॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। नहाने के लिए जो पानी है, वो डोमेस्टिक यूज के लिए जो पानी है ना, तो उस पॉन्ड से लोगों की जो नीड है वो पूरी हो रही है। इसीलिए उस रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर जो वो पॉन्ड है वो लोगों के लिए रिसोर्स है। अब इसी को अगर हम लोग एक बहुत ही अपोजिट वे में देखें और आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा पॉन्ड है जो फ्रेश वाटर का है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, लेकिन बहुत ही हाइट पर है और वहां पर हम लोगों का जाना पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण से हम लोग उस पॉन्ड का वाटर यूज नहीं कर सकते। तो क्या बच्चों वो पॉन्ड हमारे लिए रिसोर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वे सारी चीजें जिनसे हमारी नीड पूरी हो रही है या जो हमारे लिए यूजफुल है, वही चीजें हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है, चाहे फिर वो चीजें हमारे आसपास हो या फिर दूर हो। ठीक है, इसी के अलावा बच्चों एक चीज और समझे, आज से बहुत पहले, है ना, बहुत लाखों साल पहले की बात करते हैं, जब ह्यूमन जो था एज हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल की तरह जंगलों में रहता था ना, और जिसे किसी भी तरह का हम लोग कह सकते हैं कि जब इंसान सिविलाइज नहीं था, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उस समय भी अर्थ पर कोल था, है ना, आयरन था, सारे मिनरल्स थे, लेकिन उस समय ह्यूमन को ये सेंस नहीं था या ये नॉलेज नहीं थी कि इन कोल को, आयरन को कैसे यूज किया जाए, है ना। तो उस समय ये सारी चीजें, ये सारे मिनरल्स हम लोगों के लिए रिसोर्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने कह सकते हैं कि इन चीजों को यूज करना शुरू किया, इन मिनरल्स को इन्वेंट किया, इनकी खोज की, है ना, और जैसे जैसे इन्होंने इन चीजों को यूज करना सीखा, तब ये हमारे लिए रिसोर्स बन गए। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिलने वाली वे सारी थिंग्स जो किसी भी ह्यूमन की नीड को पूरा करती हो और वो हमारे लिए यूजफुल हो, तो वे सारी चीजें क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, अब सेकंड थिंग आती है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन मतलब इंसान, है ना, और रिसोर्स का मतलब होता है एक जरिया, एक स्रोत जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम ह्यूमन जो है, हमारे लिए आसपास की जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलने वाली जितनी भी चीजें, वो हमारे लिए रिसोर्स तो है, लेकिन हम खुद भी एक रिसोर्स है। और एक ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है बच्चों? जब उसके अंदर एजुकेशन होती है, जब उसके अंदर कुछ काम करने की स्किल्स आ जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी होती है। तो ये 3 चीजें डिसाइड करती है कि कोई भी इंसान ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है। जैसे मान लीजिए
एक घर के अंदर दो बच्चे, ठीक है, एक बच्चा जो है बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही स्किल्ड है ना, उसकी हेल्थ भी अच्छी है और इसी कारण से वो जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान जिसके पास में क्वालिफिकेशन है उसके जरिए उसने मनी अर्न करना सीख लिया, मतलब वो जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया बन गया, इसीलिए वो इंसान या वो लड़का क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। अब देखिए उसी फैमिली के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो कुछ नहीं करता, उसका प्रोडक्शन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो किसी तरह की अर्निंग नहीं कर रहा है ना, तो क्या आप उस बच्चे को ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि हम लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्या हम मनी अर्न कर सकते हैं, क्या हम कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रोडक्शन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होती है बच्चों? जब हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होती है, प्रॉपर हेल्थ हमारी होती है और हमारे पास कुछ स्किल्स होती है। इन तीन चीजों के जरिए हम लोग अपना प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट करते हैं और साथ में ही हम लोग क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, मतलब हम लोग कुछ लायक बन जाते हैं। इसीलिए इन तीन कंडीशन में ह्यूमन खुद क्या कहलाता है, रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब कोई इंसान की सोसाइटी या कंट्री में कह सकते हैं कि कंट्री के प्रोडक्शन में अगर कोई इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या मनी अर्न कर रहा है तभी वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो अपनी स्किल्स का, अपनी एजुकेशन का कोई यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है, तो आप उसको ह्यूमन रिसोर्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। रिसोर्स क्या है? ऑल द थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कंप्लीट द नीड एंड आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड द रिसोर्सेज, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? द human, okay, the human when get the proper education, proper health and the skills and contribute in the production are called the human resources, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों, आपका जो टॉपिक है उसके अंदर एक दिया हुआ है सब टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉपुलेशन की तरफ, ठीक है। पहले वर्ड टू वर्ड हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद तो उसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो बच्चों पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, ये तो इसका मीनिंग हुआ, लेकिन पॉपुलेशन कैसे बनती है? आप क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन क्या है? तो देखिए बच्चों तीन बातें ध्यान रखें पॉपुलेशन में। एक तो होता है पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, दूसरी चीज होती है प्लेस और तीसरा होता है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। ये तीन चीजें तय करती हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। तो कहने का मतलब द टोटल नंबर ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर एरिया की एक फिक्स टाइम पीरियड में वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, ये उस एरिया की क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे मान लें हमारी कंट्री इंडिया, अब बच्चों देखिए इंडिया का जो जियोग्राफिकल मैप आपने देखा है, ये हमारे इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब इस इंडिया के बॉर्डर के अंदर या इंडिया की बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम का मतलब है बच्चों, आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर जो सेंसस निकलता है, सेंसस मतलब जनगणना, जनसंख्या की जो गिनती होती है वो कब होती है? एवरी 10th ईयर, हर 10वें साल, मतलब जब 10th ईयर 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 10th ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, उस साल बाद में नई जो है सेंसस जो है वो जारी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है वो हर 10वें साल होती है। तो और पर्टिकुलर प्लेस का मतलब हो गया कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई स्टेट भी हो सकता है या कोई छोटा सा रीजन हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले लोगों की टोटल नंबर क्या थे, वो उस कंट्री की, उस एरिया की पॉपुलेशन कहलाती है। तो बच्चों ये तो बात हो गई मीनिंग की कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखिए बच्चों कि हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, टोटल जो लैंड फॉर्म है या ये जो जमीनी भाग है वो 90% मान लें, ठीक है। 90% में से 30% लैंड स्केल पर पॉपुलेशन रहती है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो 90% कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर है, उसमें से सिर्फ 30% जमीनी एरिया है जहां पर इंसान रहता है।
ठीक है। और उसमें आपको पता है हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन सारे 7 कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल कितने लोग रहते हैं, वो हमारे वर्ल्ड की टोटल जो है वो पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि हमारी अर्थ पर हमको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिजिकल फीचर्स, जैसे कहीं पर हम लोगों को आइलैंड देखने को मिलते हैं, कहीं डेजर्ट देखने को मिलते हैं, कहीं हाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पर हिल्स देखने को मिलती है, कहीं हमको प्लेटूज देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में अनइवन फीचर्स देखने को मिलते हैं, कहीं प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो आप लोग कंपेयर करें कि प्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स का मतलब समतल एरिया जहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है, रिवर या वाटर की अबंडेंटली रहती है। तो ऐसी जगह पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो एटमॉस्फेयर अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, और डेवलपमेंट जो है वो प्लेन एरिया में ज़्यादा होता है। और उसी के अपोजिट आप आ जाए एकदम से डेजर्ट रीजन की तरफ, रेगिस्तान का इलाका, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डेजर्ट है, इसका मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। दूसरा, वहाँ पर वाटर की कमी भी रहेगी, वाटर स्कैरसिटी हमको देखने को मिलती है, लो रेनफॉल रहती है, हाई टेम्परेचर रहता है, सैंड ड्यूज देखने को मिलते हैं, वेजिटेशन नहीं होता है ना, और ना हमको वहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो इसी कारण से इन एरियाज के अंदर पॉपुलेशन कम रहती है। इसी तरह से आप चले जाए हाई माउंटेन रेंजेस की तरफ, हिमालय माउंटेन को कंपेयर कर लें बच्चों आप लोग उत्तर प्रदेश के साथ, तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, उसी के अपोजिट में अगर हाई हिमालय माउंटेन रेंजेस पे आप जाओगे तो देखोगे बच्चों कि वहाँ पर माउंटेन रेंज होने के कारण लोग वहाँ पर रहना प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसीलिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो सब जगह एक जैसा नहीं है। किसी कॉन्टिनेंट में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, कहीं पर बहुत कम। जैसे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है वो आ जाता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद में अगर हम लोग बच्चों बात करें तो थ्री क्वार्टर जो पॉपुलेशन है वो एशिया और अफ्रीका में ही रहती है। मतलब 3/4 का मतलब आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में कह सकते हैं रिजाइड करती है। एक तो हो जाएगा बच्चों हमारे एशिया और दूसरा हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट जो है वो हो जाएगा एशिया और सेकंड हो जाएगा आपका अफ्रीका। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा इन 2 कॉन्टिनेंट के अलावा पॉपुलेशन कहाँ पर डिसाइड करती है बच्चों, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा आपके प्रॉपर तरीके से 60% हमारी हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, मतलब पूरे दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है वो ओनली 10 कंट्रीज के अंदर ही डिसाइड करती है, जबकि हमारी वर्ल्ड के अंदर खूब सारी कंट्रीज है ना, अबाउट द लगभग 200 के करीब, ठीक है। इसके बाद में आता है एक वर्ड है बच्चों आपके डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए बच्चों डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है, इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हो जाएगा एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर या यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर। तो किसी पर्टिकुलर एरिया और एरिया की अगर कोई साइज है तो हो जाएगा पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले टोटल लोग कितने हैं, वो उस एरिया की डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे पहला आता है वो है आपके सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बाद में आ जाता है ईस्ट एशिया और फिर आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन कुछ बातों पर डिपेंड करती है, ठीक है। इन कुछ बातों में सबसे पहली चीज तो आ जाती है क्लाइमेट, ठीक है, फिर आ जाता है लैटिट्यूड्स, फिर आता है एल्टीट्यूड्स, उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें प्लस सॉइल, रेनफॉल, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि किसी भी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है या पर्टिकुलर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है या नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा
अच्छा क्लाइमेट होगा, अच्छी सॉइल होगी, है ना, सही मॉडरेट क्लाइमेट टेम्परेचर सही रहेगा, है ना मैक्सिमम और ना मिनिमम, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, टेम्परेचर अच्छा होता है, क्लाइमेट जो होता है वो इंसान के रहने के लिए फेवरेबल होता है। इसके अलावा हाई, आपने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड के करीब, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर इंसान कम रहते हैं। इसी के अलावा डेजर्ट रीजन में चले जाए तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एटमोसफियर है वो फेवरेबल नहीं होता और हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा ऊंचाई होती है, इसलिए फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इसी कारण से ये सारी चीज़ें कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ के फिजिकल फीचर्स किस तरह के हैं, या ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह के हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो डिसाइड करती है कि किसी भी रीजन की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती क्यों है, या ज़्यादा क्यों है, या कम क्यों है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ये बताती है कि जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और कम और ज़्यादा होने के बीच में जो ये इतना डिफरेंस है उसके मेन फैक्टर्स क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कुछ बेसिक बातें हैं आज के इस चैप्टर की, छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये आपके लिए चैप्टर 6 का ह्यूमन रिसोर्स का। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे, आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।